गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकारी अफसर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए जो टॉप पोस्ट कौन सी है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट्स रहते हैं कि सबसे बढ़िया पोस्ट एसएससी सीजीएल की कौन सी है, कि टॉप जिसको अपन एकदम टॉप से भी टॉप बोले ऐसी पोस्ट कौन सी है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं इस चीज पे। देखिए, सीजीएल की अगर अपन बात करें तो सीजीएल में मेनली 3 टाइप की पोस्ट रहती है। देखिए, ठीक है। सबसे पहली जो पोस्ट रहती है इसको हम 4600 ग्रेड पे वाली बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आती है 4200 ग्रेड पे, और तीसरे नंबर पे हमारी आ जाती है 2400 एंड 2800। तो कितने कैटेगरी में डिवाइड किया हमने पोस्ट को? 3 कैटेगरी में हमारी डिवाइड होगी। अब बात आती है कि इनमें से बेस्ट कौन सी है, सबसे बढ़िया जॉब कौन सी है। तो देखिए, सबसे बढ़िया को आप कैसे कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी जॉब बढ़िया है? एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, नंबर 1 चीज होती है हमारे पास कि सैलरी वाइज कौन सी जॉब बढ़िया है, ठीक है। नंबर 2 आप बोलते हो कि सोशल रेस्पेक्ट वाइज कौन सी जॉब बढ़िया है, ठीक है, जिसको आप इन शॉर्ट बोलते हो किसका भूखाल सबसे बढ़िया है, ठीक है। नंबर 3 पे हम आ जाते हैं लोकेशन वाइज, कि कैसी जगह पे आपको जॉब मिलने वाली है, लोकेशन वाइज कौन सी जॉब बढ़िया। मेनली अगर अपन ये फैक्टर देखें तो ये 3 ही फैक्टर होते हैं हमारे सामने कि कौन सी जॉब बढ़िया है, कौन सी जॉब बढ़िया नहीं है। ये सारी चीजें समझने के लिए है ना, आपको थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा। कैसे खोलना पड़ेगा? देखिए, ये सारी चीजें आपको सब बताएगा कि इसकी सैलरी बढ़िया है, इसका रेपो तगड़ा है, इसकी लोकेशन तगड़ी है, ये है वो है, बहुत सारी बातें होती है। ये सारी चीजें मैटर एक्चुअल में आप देखोगे तो ये चीजें क्या है कि मैटर नहीं। मैटर क्या करता है? मैटर करता है, सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो होता है आपकी जॉब प्रोफाइल। कि आप काम क्या करोगे, जॉब में आपका काम एक्चुअल में है क्या। क्योंकि जो भी बंदा एसएससी सीजीएल निकाल के आएगा, मान के चलिए वो लगभग अपन अप्रोक्स माने 24 साल का बंदा हो, लगभग इसी के आसपास का होगा, +2 हो सकता है, कोई -2 हो सकता है, यही एज फैक्टर रहेगा। अब 24 साल के बंदे को कितने साल नौकरी करनी है? जब तक वो 60 साल का। तो कितने साल की नौकरी हुई आपकी, बताइए? कितने साल नौकरी करनी है आपको? 36 साल आपको नौकरी करनी है। अब 36 साल अगर नौकरी कर रहे हो, जब आप 24 साल के हो आपके प्रायोरिटीज अलग हैं, जैसे ही आप 30 साल के होगे आपके प्रायोरिटीज अलग होंगी, फिर 40 के होगे तो प्रायोरिटीज अलग होंगी, 50 के होगे उस समय आपकी प्रायोरिटीज फिर अलग होंगी, और 60 के आसपास पहुंचोगे तब आपकी प्रायोरिटीज अलग होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि जॉब आपने ले ली, 24 साल के हैं तब ये जॉब कर रहे हो, 30 के हो जाओगे दूसरी कर लोगे, 40 के हो जाओगे तीसरी कर लोगे, 50 के हो जाओगे चौथी कर लोगे, और 60 के आसपास 5वीं जॉब में आ जाओगे। ऐसा तो होने नहीं वाला। जॉब तो आपको एक ही करनी है। 24 से 26 27 तक जो एक जॉब मिल गई आपको, आपको तो उसी में सेटल होना है अगले 30 35 सालों के लिए। तो ऐसी जॉब चुनिए जो आपको 60 साल तक देख के जॉब चुननी है। ये नहीं कि आज आपको कौन सी नौकरी अच्छी लग रही है आपने वो ले ली और फ्री हो गए। इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये नौकरी आपको 30 35 साल करनी है, इसके अकॉर्डिंग आपको नौकरी चूज करनी है। और बातें करते हैं। देखिए, तो सबसे पहली चीज तो क्या होगी हमारी जॉब प्रोफाइल। हम देखेंगे भैया किस नौकरी में कैसा काम है। जॉब प्रोफाइल को मेनली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखो कैसे करते हैं। एक होता है डेस्क जॉब, ये आपको जिसको अपन 9 to 5 जॉब बोलते हैं, कि 9 बजे जाना है 5 बजे निकल जाना है। एक्चुअल में 9 बजे नहीं जाते, अपने 10 बजे जाते हैं और 6 बजे निकलते हैं, पर बोला 9 to 5 जाता है इस चीज़ कि भाई 9 बजे गए, अपना झोला उठा के ऑफिस में बैठे, अपना काम किया, 5 बजे अपना झोला उठाया, घर आगे फ्री, दिमाग में कोई लोड नहीं, कोई टेंशन नहीं, जो ऑफिस में काम है वो करना है, घर आके मस्त रहे। ये तो होगी हमारी डेस्क जॉब। दूसरी होती है फील्ड जॉब। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। एक दिन जाना हो सकता है वीक में, 2 दिन जाना हो सकता है, या पूरा वीक हो सकता है, या पूरा महीना हो सकता है। कितने भी दिन आपको फील्ड में रहना पड़ सकता है। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो लगातार फील्ड में रखती हैं आपको, कुछ जॉब्स ऐसी है जैसे महीने में 15 दिन फील्ड में रह रहे हो, 15 दिन ऑफिस में रह रहे हो। कुछ ऐसी हैं जो मिक्स चलती हैं, दोनों का मिक्स कल्चर भी है कुछ जॉब्स के अंदर, ठीक है।
ये तो होगी आपकी जॉब प्रोफाइल कि आपको कैसी जॉब पसंद है। पसंद से मेरा मतलब ये नहीं कि आप कह दो सर आज तो मेरे को ये जॉब पसंद है, आज से 5 साल बाद फिर मेरे को ये वाली जॉब पसंद हो जाएगी, या 10 साल बाद ये वाली पसंद हो जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा। जो एक बार ले ली वो फाइनल है, फिर उसी में रहना पड़ेगा अगले, जब तक आप 60 के नहीं हो जाते। बात समझ में आ रही? इस अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि आपको कैसी जॉब प्रोफाइल चाहिए। एक बात तो हो गई ये वाली। अब बात करते हैं इससे भी बड़ी बात। इससे बड़ी बात क्या है? इससे बड़ी बात आती है लोकेशन। लोकेशन से मेरा क्या मतलब है? लोकेशन से मेरे बहुत सारे मतलब। देखो, किसी को नौकरी पसंद है कि भैया मुझे तो मेट्रो सिटी में नौकरी करनी है। मेट्रो सिटी का क्या मतलब हो गया? दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, अपना कोलकाता, बेंगलुरु, इस तरीके के शहरों में नौकरी करनी है। कुछ कहते हैं कि भैया मेट्रो सिटी तो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली होती है, अपने सेट नहीं बैठती, पर जो वाई सिटीज़ है, टीयर वाई बोल दीजिए या टीयर 2 सिटीज़ बोल दीजिए, टीयर 2 बोल लीजिए सिटीज़, या फिर हम बोल देते हैं वाई सिटीज़। ठीक है, मेट्रो सिटीज़ तो हमारी कौन सी आ गई? एक्स सिटी है। ये वाई सिटीज़। वाई सिटीज़ के अंदर जैसे अपन बात करें, मान लीजिए वाई सिटीज़ के बहुत सारे एग्जाम्पल है। फिर अगर आप राजस्थान की बात करें, जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, बीकानेर है। आप पंजाब की बात करें तो जलंधर हो गया, अमृतसर हो गया। बहुत सारी टीयर 2 सिटीज़ है आपके पास दुनिया भर की। कुछ लोग होते हैं कि भैया हमें ऐसी सिटीज़ में काम कर लेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं चाहिए और बहुत ऐसी फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए कि गाँव में आ गए। तीसरे नंबर पे होता है टीयर 3 सिटीज़, जिसको अपन जेड सिटीज़ बोलते हैं या जेड कैटेगरीज। इसके अंदर आपके छोटे डिस्ट्रिक्ट या कई बार तहसील्स भी आ जाती हैं। यहाँ मेनली कैपिटल्स रहती हैं या कुछ एक आध बड़े शहर, यहाँ मेजर जो अपनी मेट्रो सिटीज़ है। अब आपको कैसी जगह पे नौकरी करना पसंद है? मान लीजिए आप, अब किसी भी टाइप के कैंडिडेट हो सकते हैं। देखो, मैं 3 कैंडिडेट ले लेता हूँ, ए बी सी। ये पैदा ही दिल्ली में हुआ है, ठीक है, दिल्ली में ही पैदा हुआ है, मेट्रो सिटी में। मतलब ये बंदा मान लीजिए इससे थोड़े छोटे शहर में, जैसे अपन मान लेते हैं कि ये बंदा जोधपुर में पैदा हुआ और जोधपुर में ही पढ़ाई लिखाई हुई है सब कुछ। तीसरा ले लेते हैं, थोड़ी सी और छोटी चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए और छोटी जगह का कोई एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लीजिए गंगानगर, ठीक है, ये ऐसी जगह हुआ है। और एक चौथा कैंडिडेट और ले लो, गांव में पैदा हुआ है, गांव वाले की भी तो बात करेंगे हम। तो ये 4 टाइप के लोग थे, अलग अलग जगह इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, सब कुछ ठीक है। अब दिल्ली वाले बंदे को अगर आप दिल्ली में नौकरी देते हो, कोई तकलीफ नहीं है भैया, वहीं का है, वहीं नौकरी मिल गई, क्या तकलीफ है इस बंदे? कोई तकलीफ है? दिल्ली वाले को मुंबई भेज दोगे, रहने में उसको तकलीफ नहीं होगी, बस इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। भैया घर आना जाना है तो फ्लाइट लेनी पड़ेगी, महीने में एक बार भी गया तो 5-10 हज़ार रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ नई जगह पे नया मकान देखना है, लोकेलिटी में अडेप्ट करना है। चलो मुंबई तक तो उसको मजे, अगर कलकत्ता भेज दिया उसको और ज़्यादा दिक्कतें आ जाएगी उसको। सेकंड, जोधपुर वाला है, जोधपुर वाले को अगर आप दिल्ली भेज देते हो, अगर वो देखेगा कनेक्टिविटी उसकी सिटी से सही है, तब तो उसको कोई तकलीफ नहीं है। मान लीजिए एक नॉर्मली वो 4-5 घंटे में जिस भी मेट्रो सिटी मिली वहाँ से 5 घंटे में अगर अपने घर आ जाता है, तब तो इसको तकलीफ नहीं है। लेकिन पता लगा कि मेट्रो सिटी इसको कलकत्ता मिली और जोधपुर से कलकत्ता अगर ट्रेन में जाए तो दिन लगने वाले हैं 2, फ्लाइट से जाए तो पहले जयपुर जाए या दिल्ली जाए, फिर वहां से फ्लाइट करे तो भी ओवरनाइट से ज्यादा इसको जर्नी करनी पड़ेगी। तो मेन चीज होती है लोकेशन का, मतलब है आपके घर से ऑफिस की दूरी। घर से ऑफिस की दूरी, सेम सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, कि ये जो टाइम है ये आपका ओवरनाइट जर्नी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कि ऐसा होना चाहिए कि भैया आप कहीं भी रह रहे हो, एक फ़ोन कॉल पे, मतलब रात को आपको किसी घर वालों ने बोला भैया अर्जेंट काम है, तो रात को ही ट्रेन पकड़ो या जो भी साधन पकड़ो, मॉर्निंग में आप अपने घर पहुंच जाओ। ओवरनाइट जर्नी से ज़्यादा दूरी पे अगर आपकी नौकरी है ना, तो ये लॉन्ग टर्म में बड़ी दिक्कत करती है। लॉन्ग टर्म में मतलब अभी तो आप अकेले हो, आपको दुनिया में कहीं भेज दो। मतलब मैं जब नौकरी की तैयारी करता था तो मैं भी यही सोचता था कि मेरे को तो चाहे अंडमान निकोबार भेज दो लेकिन सरकारी नौकरी दे दो। मैं तैयार था अंडमान जाने के लिए, चाहे मेरे को टीए ही बना दो, पीएएसए वाली नौकरी दे दो, अंडमान भी जाने को मैं तैयार था, क्योंकि उस समय मैं क्या था, बेरोजगार था। कहीं भेज दो, तैयार है हम तो भैया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते हैं फिर समझ में आता है, मेन फैक्टर होता है कि जैसे ही आपकी शादी होगी, शादी होने के बाद सिस्टम सारा
चेंज हो जाएगा। अकेले बंदे को कहीं भेज दो, रह लेगा, सरवाइव कर लेगा, कहीं भी पड़ा रहेगा। जैसी शादी होगी उसके बाद भैया दिक्कतें चालू हो जाएंगी। शादी होने के बाद आपकी फैमिली भी बनेगी, उसके बाद क्या करोगे भैया, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, दादा दादी के साथ भी रखना है, सारा कचरा हो जाएगा। उसके बाद फिर पता लगा हस्बैंड नौकरी कर रहा है दिल्ली में, वाइफ नौकरी कर रही है बॉम्बे, और घर वाले रह रहे हैं कोलकाता। ले लो मेट्रो का मजा। 3 जगह, तीनों को एक साथ होना है तो 30,000 रुपये खर्च करो, तब एक साथ हो पाओगे, नहीं तो मजे करो। अरे बात समझे? तो चीजें बदलती है बाद में। अब पढ़ाई की बात करें, मान लो बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब आप 45 के होगे तो आपके बच्चे स्कूल जाने वाले होंगे अच्छे खासे। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप 10th में आगे, मान लो 10th में आ गया तो आपको एक अच्छी स्कूल या अच्छी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। उस समय मान लो आपको ऐसी जगह टिका रखा है Tier 3 सिटीज के अंदर, कोई ऐसी जगह भेज दिया फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे आसपास कोई अच्छा स्कूल या एजुकेशन हब है ही नहीं, वहां आप रह रहे हो, तो भैया एजुकेशन कैसे दे पाओगे अपने बच्चे? तो सारी चीजें अपने को देखनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं है, पर इन चीजों को थोड़ा सा सोच के चलें कि हमेशा आदमी देखो जवानी में कहीं भी रहने को तैयार होता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो अपने घर आना चाहता है कि भैया कैसे भी करके अपन अपने घर आ जाए। घर मतलब जहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं वहां आना चाहता है वो। तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो नौकरी है, आपके जहाँ पेरेंट्स रहते, या तो पेरेंट्स आपके साथ जाने के लिए तैयार हों, जो कि 99% मैं कह देता हूँ, कोई पेरेंट्स बच्चों के साथ जाना पसंद नहीं करते, वो अपना घर छोड़ना ही नहीं चाहते, उनको लगता है नहीं यार यही हमारा मन लगा हुआ है, तू अकेला रहे, वहां तेरा मन हो तो आ जाना। तो कोशिश कीजिए पेरेंट्स जहाँ आपके रहते हैं उसके जितना आसपास हो सके, जितना नियर बाय हो सके, उतना नियर बाय आप जॉब लीजिए। सबसे बेस्ट तो देखिए ये रहता है, इसकी कभी होड़ नहीं हुई, ये हमेशा ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। आज नहीं तो कल इसकी वैल्यू आपको समझ आएगी, अपने आप सबको समझ आती है, मुझे भी समझ आई। ठीक है, मुझे समझ आई तो मैंने एग्जामिनर छोड़ के अपने होम टाउन में जो भी पोस्ट मुझे मिल रही थी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल रही थी तो मैंने वो ले ली, जबकि मुझे एग्जामिनर मिल रही थी बॉम्बे में, नावा शवा पोर्ट में नहीं गया। क्यों? मुझे घर पे रहना था। तो ये चीज एक प्रायोरिटी है, आज नहीं है तो कल ये प्रायोरिटी बनेगी आपकी। ये चीज क्लियर होगी आपको कि पहली प्रायोरिटी हम किस चीज को देंगे? जॉब कहाँ मिले अपने को, होम टाउन या एटलीस्ट होम स्टेट। होम टाउन तो बाद में मिल ही जाएगी अपने आप, लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए अपनी, कि भैया आपको अपना होम स्टेट तो मिले एटलीस्ट। अपने स्टेट में अगर नौकरी मिल गई तो आज नहीं तो कल अपने होम टाउन भी आ जाओगे, या होम टाउन के आसपास कहीं आ जाओगे, जिंदगी चलेगी। तो पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि भैया अपने को अपनी होम स्टेट मिले। अब इस होम स्टेट वाले टर्म में हो जाते हैं दिल्ली वालों के मजे। जो बंदा दिल्ली का है उसका होम स्टेट क्या हो गया? दिल्ली हो गया। अब दिल्ली के अंदर इतनी नौकरियां, एसएससी सीजीएल की अपन बात करें ना, तो अप्रोक्स 40% नौकरियां तो कहाँ आ जाती है? दिल्ली की आ जाती है। मिनिस्ट्रीज की ले लीजिए, सेक्रेटरीट की ले लीजिए, एमईए की ले लीजिए, एमएचए की ले लीजिए, उसके अलावा इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, जितने हैं डिपार्टमेंट भरे पड़े हैं, टेलीकॉम वगैरह सब 40% तो सारी नौकरियां घूम फिर के कहाँ आ गई? दिल्ली की दिल्ली में आ गई। तो दिल्ली वालों के लिए तो मौज है ये। अब दिल्ली के पास में जैसे लोग हैं, हरियाणा वाले हो गए, या राजस्थान के जो दिल्ली टच करता है, अलवर वगैरह हो गया, या यूपी वेस्ट वाला जो एरिया हो गया, वो लोग दिल्ली में नौकरी करके सरवाइव कर सकते हैं भैया। घर 2-3 घंटे दूरी पे आपका अगर घर हो तो सरवाइव कर सकते हो भैया। दिल्ली में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, घर जाना हो, 2 गाड़ी उठाई अपने, 2 घंटे में अपने घर आ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो दिल्ली या दिल्ली के नियर बाय जो लोग रहते हैं उनके लिए तो पहली प्रायोरिटी दिल्ली ही रहना चाहिए। दिक्कत कहाँ है? अब दिल्ली वाले बंदे की नौकरी आ जाए, मान लो कहीं ऐसे मान लेते हैं अपन गुजरात मिल गया, दिल्ली वाले को गुजरात मिल गया, और गुजरात में भी उसको कोई छोटी सी जगह, जैसे मान लो ज्यादा छोटी तो नहीं कह रहा, भरूच मिल गया। अब उसको दिल्ली वाले को तो ये पता ही नहीं है भरूच है कहाँ गुजरात में, बाद में पता चलेगा, ज्वाइन किया। अब सेकंड चीज आती है कल्चर। ठीक है, अपना देश देखिए, आपको घर बैठे बैठे या किताबों में आज तक पढ़ा होगा आपने कि भिन्न भिन्न तरह के कल्चर अडॉप्ट किए हुए हमारे देश में, अनेकता में एकता हमारा देश है, सब बढ़िया बातें हैं। लेकिन जब कल्चरल डिफरेंस होता है तो उसमें एडजस्ट होने में आपको 4-5 साल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक साउथ इंडियन बंदा कोई जो केरला का है और वो राजस्थान में आके नौकरी कर रहा है, तो पहली जनरेशन को काफ़ी तकलीफ आएगी, उसको मारवाड़ी नहीं समझ में आएगी, हिंदी भी वो लोग इतना अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन जैसे मान लो वो 20 साल 30 साल रह गए, उनकी जो सेकंड जनरेशन आ रही है
वो एकदम एक्सपर्ट हो जाएगी, उसको सारी भाषाएं समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साउथ से उठ के नॉर्थ में आए, वहां नौकरियां कर रहे हैं और लाइफ सेटल कर लिया उन्होंने वहीं पे ही। ऐसे ही बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे नॉर्थ के हैं जिन्होंने साउथ में जाके सेटल हो गए, अब वो साउथ के ही बन गए एक तरीके से। पर चीज ये है कि बहुत सारे लोग जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो अडेप्ट कर लेना ही आपके लिए बेहतर ऑप्शन होता है। ये नहीं कि रोज इस चीज को सोचे कि यार मेरे को तो कन्नड़ नहीं आ रही, मेरे को तमिल नहीं आ रही, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। जब आपको पता है भैया सीजीएल में नौकरी ले ली, 35 साल नौकरी अब वहीं करनी है, या सीख लो, और क्या इलाज है। जब आप चीजें छोड़ दोगे ना कि अब तो ये करना ही है, अब तो अपने यहाँ रहना ही है, देन आपकी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। लेकिन आपके मन में हमेशा रहे कि नहीं मैं अपने स्टेट रहता तो ऐसे कर लेता अपने स्टेट, फिर वो कंपैरिजन जब दिमाग में आता है तो फिर आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। फ्रस्ट्रेट होता है तो या तो वो नौकरी छोड़ता है या फिर वो फ्रस्ट्रेट ही रहता है, ना नौकरी के मजे आते हैं ना जिंदगी के मजे आते हैं, बस एक तरीके से अजीब सा आदमी हो जाता है। ऐसे काम नहीं करने। तो नॉर्थ वाले बंदे को कोशिश कीजिए कि आपको अपने, पहला आपका टारगेट है होम स्टेट। अगर होम स्टेट आपको नहीं मिल रहा है तो भैया नियर बाय स्टेट लीजिए। अगर नियर बाय स्टेट भी नहीं मिल रहा है तो भगवान जहाँ दे रहा है फिर वहीं जाओ, कोई इलाज नहीं आपका। तो पहली प्रायोरिटी आपकी। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं सर ट्रांसफर होते होंगे ना, तो इसका डाउट क्लियर कर देता हूँ भैया। इनकम टैक्स, एक्साइज, ये दो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं। अब इसके अलावा जैसे मैं बात करूं पीओ की बात कर लेते हैं या एग्जामिनर की बात कर लेते हैं, तो इनके अंदर तो भैया सीधी सी बात बता देते हैं, नॉर्थ इंडिया में है ही नहीं ये तो सारा का सारा डंगा ही आपको साउथ इंडिया मिलना है। ये जो दोनों चीज़ें हैं इनमें बहुत साल पहले, आज से मैं बात कर रहा हूँ 2019 से पहले आईसीटी चला करता था। ठीक है, कि आप साउथ में पोस्टेड हैं, मान लो महाराष्ट्र में है, केरला में है, तमिलनाडु में है, आप वहां से अपने स्टेट में ट्रांसफर लेके आ जाते थे इन दोनों डिपार्टमेंट्स की। 2019 या शायद 20 होगा लास्ट, आईसीटी पे बैन लग गया है। ये बैन 4 साल से तो खुला नहीं और आगे भी खुलने की इसकी उम्मीद है नहीं। तो ये अगर दोनों डिपार्टमेंट्स में अगर आप चले गए अदर देन आपके होम स्टेट या नियर बाय स्टेट, तो भूल जाना कि जिंदगी में कभी वापस ट्रांसफर लेके आ पाओगे। तो ट्रांसफर बैन है, ये पहले ही बता देता हूँ। और ये ऐसा वैसा बैन नहीं है कि 1-2 सालों में खुल जाता है, ये नहीं। कोई कभी किस्मत अच्छी हुई खुल गया तो अलग बात है, बाकी 99% चांस है ट्रांसफर नहीं खुलेंगे। तो जिस स्टेट में मिल गई एक बार नौकरी वहीं रहना पड़ेगा कम से कम 60 साल। और जिंदगी आपकी 60-70 साल की है तो मान के चलो आप जितना जी चुके वो तो जी लिए, बची हुई जिंदगी का 90% आपको जहाँ नौकरी मिली है ना वहीं रहना पड़ेगा। तो इस चीज को दिमाग में रखें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई गलतफहमी नहीं पालनी है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्लियर हो गई ये बात? क्या कोई ट्रांसफर नहीं होगा, ना स्पाउस बेस पे, ना पेरेंट्स बेस पे, ना मेडिकल ग्राउंड पे, कोई ट्रांसफर नहीं है। चाहे लड़के की कहीं हो, मान लो आप ऐसा सोचो, इसको स्पाउस ग्राउंड कहते हैं, कि मान लो लड़का है, इसकी पोस्टिंग हो गई कर्नाटका और इसने एक लड़की ऐसी देख ली जो उसके होम स्टेट में नौकरी कर रही है और उससे शादी कर ली। मान लीजिए होम स्टेट है पंजाब, कि लड़का पंजाब का है लेकिन नौकरी कर्नाटक का है, उसने पंजाब में एक लड़की जो काम कर रही है उससे शादी कर ली और वो ये सोचे कि स्पाउस बेस पे मैं भी पंजाब आ जाऊंगा, तो भैया नहीं आ पाएगा, पहले बता दें। स्पाउस बेस पे कोई ट्रांसफर नहीं है। ये स्पाउस बेस वाले जो ट्रांसफर है ना, ये सिर्फ यूपीएससी की नौकरियों में होते हैं। आईएएस आप हो, आईआरएस आप हो, वहां ये चीजें चलती है, आपको नहीं मिलेगा ये फायदा, पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ट्रांसफर नहीं होगा, इस चीज को दिमाग में फिट कर लो। हाँ, कुछ एक नौकरियां हैं जहां ट्रांसफर होते हैं, उनकी बात मैं अलग से कर लेता हूं लोग। ये देखिए, हम बात कर रहे हैं ऑडिटर। कौन सा ऑडिटर? एक होता है सीएजी, एक होता है सीजीडीए। सीएजी वाले में ट्रांसफर नहीं होता है, सीजीडीए में आपको ऑल इंडिया ट्रांसफर मिलता है। ठीक है, ये नौकरी जो आपकी क्या है, ऑल इंडिया ट्रांसफर। इसमें अगर आप सीजीडीए में आप ऑडिटर लगे हो, आपको कहीं भी मिल गया है, तो मान के चलिए कुछ सालों बाद आप जैक जुगाड़ लगा के ऑल इंडिया ट्रांसफर में अपना नाम करवा के अपने स्टेट में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जिंदगी भर आप अपने स्टेट में रह जाओगे इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है। मान लो 6 साल आप अपने होम टाउन या होम स्टेट में रह गए,
6 साल बाद किसी ट्रांसफर लिस्ट में आपको फिर किसी दूसरे स्टेट में भेजा जा सकता है। तो परमानेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट है, कुछ साल आप घर के मजे ले लोगे, ये चीज कंफर्म है। और बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट है, देखिए ये जूनियर अकाउंटेंट जो जॉब है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सीजीए के अंडर जो आते हैं, किसके अंडर, एक होता है सीएजी के अंडर आते हैं, एक होते हैं सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। सीजीए के अंडर जो आते हैं, इन जूनियर अकाउंटेंट्स की पोस्ट भी ऑल इंडिया होती है, ऑल इंडिया ट्रांसफर, ठीक है। तो जूनियर अकाउंटेंट अगर आप लगे हो तो ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, लेकिन इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग इतनी इजी नहीं होती, बहुत जैक जुगाड़ करना पड़ता है। फिर जहां आप जा रहे हो वहां का बंदा आपसे ट्रांसफर के लिए तैयार होना चाहिए, तभी आपका ट्रांसफर होता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, या तो आपको म्यूचुअल लेना पड़ता है या जगह खाली हो, सीट खाली हो, और सीट खाली होती नहीं है जनरली, बता देता हूँ। म्यूचुअल वाला अगर आपका तुक्का बैठ जाए तो आप आराम से ये दे सकते। और एक बात करें, डीए के अंदर भी क्या होता है, म्यूचुअल वाला कंसेप्ट चलता है, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है, लेकिन इसमें भी कई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब ये, मान लो मैं राजस्थान का हूं और मुझे डीए मिल गया यूपी, मैं यूपी में नौकरी कर रहा हूं, और एक यूपी का कोई बंदा, उसको डीए मिल गया राजस्थान, वो राजस्थान में नौकरी कर रहा है। अब हम दोनों म्यूचुअली लेटर लिखेंगे कि भैया ये यूपी का है, ये यूपी आना चाहता है, मैं राजस्थान का हूँ, राजस्थान आना चाहता हूँ, तो आप हमें म्यूचुअली ट्रांसफर कर दो। ये चीज किस में चलती है, डीए में। क्लियर हो गई ये बात। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी कि हम मेनली किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, हमें नौकरी कैसी चाहिए, कि भैया हमें होम स्टेट या नियर बाय होम स्टेट, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए नौकरी को फिल्टर करने की या प्रायोरिटाइज करने की, कि इस तरीके से हम देखेंगे। ये तो हो गया ब्रॉड सेंस में। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल नौकरी के बारे में, कि भैया प्रोफाइल उसकी कैसी है। जैसे हमने डेस्क जॉब या फील्ड जॉब टाइप से बात की थी, तो इंडिविजुअल एक एक नौकरी का मैं आपको बताता रहता हूँ कौन सी नौकरी कैसी है। और इतने मिथ्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं, इतने भोकाल बना रखे हैं लोगों ने सोशल मीडिया पे, ऐसे लगता है कि सीजीएल ने आपको नौकरी नहीं देती है, सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर लगा दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर करते हैं, देखो वन बाय वन। पहली चीज कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहे हैं। सर्वेंट वर्ड थोड़ा गंदा लग सकता है आपको, तो मैं क्या यूज कर लेता हूँ इसकी जगह, एम्प्लॉय यूज कर लेते हैं। चलो, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप किसी भी डिपार्टमेंट हो, एक्स में हो, वाई में हो, जेड में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो मान के चलिए आपको बाकी सोसाइटी वाले जो इज्जत देंगे, तो देंगे ही देंगे। किसी भी डिपार्टमेंट, आपकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई तो आप इज्जत पाने के हकदार हैं, ये तो मैं कहता हूं, बिल्कुल हकदार हैं। इससे मैटर नहीं करता कि आपकी इज्जत कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी नौकरी के हिसाब से, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इज्जत आपको बाय डिफॉल्ट मिलने स्टार्ट होगी, पहली चीज। अब बात करें कि आप कौन सी जॉब में है तो आपको ज्यादा इज्जत मिलेगी, कौन सी जॉब में हो तो कम इज्जत मिलेगी, ये सारे मन के वहम हैं। क्या है ये, मन के वहम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं, ठीक है, क्या हूं मैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं। किसी रास्ते चलते आदमी को बोलूं, एक बंदा बोले कि नहीं मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूं, एक बोलेगा नहीं मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर हूं, एक बोलेगा मैं ऑडिटर हूं, एक बोलेगा मैं एग्जामिनर हूं, एक बोलेगा मैं सीबीआई में सब इंस्पेक्टर हूं, और एक अचानक से निकल के आएगा और बोलेगा मैं आईबी में क्या हूं, यस हूं। अब आप कहोगे किसकी इज्जत ज्यादा, तो भैया इज्जत तोलने का कोई पैमाना कभी बना ही नहीं है। इज्जत है ना, मिलती नहीं है, इज्जत क्या करनी पड़ती है, कमानी पड़ती है, सुना है ना, इज्जत हमेशा कमानी पड़ती है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। एक गधे को आप आईबी में एएसओ बना दो तो घोड़ा नहीं बन जाएगा, गधा ही रहेगा। अरे बात में, इज्जत हमेशा क्या करनी पड़ती है,
कमानी पड़ती है, वो पर्सन टू पर्सन ही रहेगी। नौकरी लगने से कोई इज्जत आपकी कम या ज्यादा नहीं हो जाती। नौकरी लगने से जो इज्जत मिल गई, उसके बाद आप कौन सी पोस्ट में आए हो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी बातें वहम होती है। और कितने टाइम के लिए होती है ये वहम? आपका निकल जाता है इनिशियली 2-3 साल के अंदर। कितने टाइम में निकल जाता है वहम? स्टार्टिंग के 2-3 साल आप वहम में जीते हो कि मैं ये बन गया या मैं वो बन गया। जैसे ही 2-3 साल निकलते हैं ये सारे वहम आपके खाली हो जाते हैं। क्यों खाली हो जाते हैं बात कर लेते हैं। इज्जत दो टाइप की होती है, देखना। एक होता है ऑफिस के अंदर, एक इज्जत होती है ऑफिस के बाहर। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? इज्जत की बात कर रहे हैं कि एक तो आपकी ऑफिस के अंदर इज्जत है, एक आपकी ऑफिस के बाहर इज्जत है। ऑफिस के बाहर का मतलब पब्लिक के अंदर, और ऑफिस के अंदर मतलब आपका जो ऑफिस प्रेमाइस है उसके अंदर। अब देखिए यहां मैंने जितने भी नाम लिखे हैं ना, इधर जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं लाइन से, ये सब बंदे जब ऑफिस के अंदर होते हैं तो भैया ये सब क्या होते हैं बाबू भैया? सब क्या होते हैं? एज ए एलडीसी ही वर्क करते हैं। जितनी भी पोस्टें मैंने लिखी है, चाहे आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाओ, चाहे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ, चाहे आईबी में एएसओ बन जाओ, चाहे प्रिवेंटिव बन जाओ, ऑडिटर, एग्जामिनर, कुछ भी बन जाओ आप, ऑफिस के अंदर आप क्या हैं? एज ए एलडीसी ही ट्रीट किए जाओगे। अब आप बोलोगे सर एलडीसी क्यों, हम तो इंस्पेक्टर हैं या सब इंस्पेक्टर हैं, आप एलडीसी कैसे बना रहे हो हमारे को? तो भैया एलडीसी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऑफिस के अंदर आपके बड़े बॉस बैठे हैं, और एक नहीं बैठा है, कई बॉस बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए इनकम टैक्स में टीए लगे हो, आपके ऊपर सीनियर टीए, आपके ऊपर इंस्पेक्टर है, आपके ऊपर आईटीओ है, आपके ऊपर एसी है, डीसी है, जॉइंट है, एडिशनल है। उसके भी ऊपर बात करें तो सीआईटी है, पीसीआईटी है, सीसीआईटी है, प्रिंसिपल सीसीआईटी है। तो अब आप तो यहाँ कहीं खेल रहे हो, आपके नीचे सिर्फ एक एमटीएस है भैया, बाकी सब आपके ऊपर है। बात समझ में आ रही है? आपके नीचे सिर्फ एक एमटीएस बचा है, बाकी सब आपके ऊपर ही ऊपर बैठे हैं। तो आप ये समझ रहे थे बाहर मार्केट में तो आप भोकाल मचा रहे हो, इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर है। ऑफिस में भैया इंस्पेक्टर हो चाहे सीनियर टीए हो चाहे टीए हो, सबका सेम काम है, सबको फाइलें रगड़नी है। ये सारे अफसर हैं ऊपर जो बैठे हैं, आप एक बाबू ही रहोगे। क्लियर हो गई ये बात? ये भोकाल ऑफिस के बाहर चलता है, ऑफिस के अंदर नहीं चलता। पहले क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो सोशल मीडिया देख के जो उछलते हो, 2-3 साल में जब क्लैरिटी आती है तब समझ में आता है यार हम तो बाबू बने हैं, हमें तो लगा था हम तो ऑफिसर बने। नहीं बने आप ऑफिसर आप यूपीएससी से ही बनते हो, और कोई तरीका नहीं ऑफिसर बनाने का। फिर आगे बात समझ में? तो अडेप्ट करो इस चीज को, ज्यादा भूखाल सोशल मीडिया के चक्कर में मत घुसो, सब पोस्टें एक जैसे। ठीक है, ऑफिस के बाहर आप दिखावा करो, कितना दिखावा करना है करो भैया, चलने दो। लेकिन एक बात बताऊं, आपका दिखावा सिर्फ आपके रिलेटिव्स के बीच में चलता है, तीसरी जगह नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक एक्साइज में इंस्पेक्टर हो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एक्साइज में इंस्पेक्टर हो। अब वर्दी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जब एक्साइज का नाम आ गया है ना, यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं। देखिए यूनिफॉर्म की अगर बात करें, यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेल्ट की नौकरी। नाम सुना होगा आपने, बेल्ट की नौकरी। बेल्ट की नौकरी का मतलब होता है जैसे फौज की नौकरी हो गई या पुलिस की नौकरी होगी, उनको अपन बेल्ट की नौकरी कहते हैं। तो एसएससी के अंदर अगर मैं यूनिफॉर्म वाली बात करूं तो सिर्फ एक ही पोस्ट है जिसका नाम है प्रिवेंटिव ऑफिसर। ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर इकलौता है जिसको वर्दी पहननी पड़ती है जब वो ऑन ड्यूटी होता है, इसी को एक वर्दी पहननी होती है। बाकी किसी भी नौकरी में आपको ऑफिस में वर्दी नहीं लगानी होती। जो आप एक्साइज इंस्पेक्टर्स को देखते हो कि वो सितारे लगाए हुए घूमते हैं, तो भैया वो जो वर्दी है ना, वो वर्दी सिर्फ आपको 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही पहननी होती है। बाकी आप पब्लिक में वो वर्दी लगा के नहीं घूमते हो, या ऑफिस में भी बैठते हो तो वर्दी लगा के नहीं बैठते हो। तो सबसे ज़्यादा ये जो भोकाल है वर्दी वाला एक्साइज इंस्पेक्टर का,
ये फिर बता देता हूँ, सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त 2 ही दिन आपको यूनिफॉर्म पहननी है, बाकी दिन आप नॉर्मल जैसे मैंने अभी कपड़े पहने हुए ऐसे ही कपड़ों में मिलो। क्लियर होगी ये चीज। तो वर्दी के पीछे ज्यादा मत सोचना कि एक्साइज इंस्पेक्टर आप पुलिस वाले एसएचओ की फीलिंग लेने लग जाओ कि भाई साहब हम तो थानादार हैं या सर्कल इंस्पेक्टर हैं, किसी दिन रैप्टा खा जाओगे, बिना मतलब बता रहा हूँ। एसएचओ सीआई जो होते हैं पुलिस वाले, उनका अलग रोल है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बने हुए हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं। आपका काम सिर्फ टैक्स चोरी पकड़ना है, चाहे इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हो, चाहे एग्जामिनर हो, चाहे एक्साइज में इंस्पेक्टर हो, आपका काम टैक्स चोरी रोकना है, उसके लिए आपको वर्दी या आर्म्स नहीं। क्लियर होगी ये चीज। तो वर्दी सिर्फ कौन पहनता है, एक बंदा है प्रिवेंटिव ऑफिसर, और इसकी वर्दी बता देता हूँ सस्ती नहीं आती है, व्हाइट यूनिफॉर्म है भैया, रोज रिन से धोनी पड़ती है, यूनिफॉर्म को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है, पहले बता देता हूँ, एकदम व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म वाला फंडा समझ में आ गया, सिर्फ किसकी यूनिफॉर्म होती है, प्रिवेंटिव को ही यूनिफॉर्म पहनने की इजाजत है, एक्साइज के अंदर यूनिफॉर्म नहीं होती है, आप सिविल ड्रेस में ही रहते हो। 26 जनवरी या 15 अगस्त दिखाने के लिए आप बस वो यूनिफॉर्म पहनते हो, फोटो वोटो खिंचा ली, मस्त रहो, बाकी कोई काम नहीं आपके यूनिफॉर्म। क्लियर। चलिए वापिस आ जाते हैं इधर हम। तो इज्जत की बात कर रहे थे हम, ऑफिस के अंदर आपकी इज्जत मैंने समझा दी कि जितनी भी पोस्ट हैं 99% पोस्ट के अंदर आप एज ए एलडीसी ही माने जाओगे, क्योंकि आपके ऊपर हिरारकी, बहुत बड़ी हिरारकी है। लेकिन एक पोस्ट ऐसी है जहां आपकी इज्जत ऑफिस के बाहर तो जैसी भी हो पता नहीं, लेकिन ऑफिस के अंदर राजा इज्जत जिसको बोलते हैं ना कि भैया राजा जी आए हैं, वो इज्जत सिर्फ आपको एक ही नौकरी देती है, उस नौकरी का नाम है डिविजनल अकाउंट। असली जो भोकाल है वो इस नौकरी, भोकाल की अगर आप बात करें, ठीक है। यहाँ आपको बेस्ट इज्जत जिसको आप बोलना चाहते हो, बेस्ट ऑफिस वाली इज्जत, कि डे 1 से अगर मैं बात करूं, कोई नौकरी में आपको ऑफिस के अंदर पियोन खड़े होके पानी पिला रहे हैं, या सुबह आपके ऑफिस में घुसते ही खड़े होके सब सैल्यूट वैल्यूट नमस्कार गुड मॉर्निंग चल रही है, वो इज्जत आपको सिर्फ कौन सी नौकरी में मिलेगी, डिविजनल अकाउंट। डे 1 से जो इज्जत है, बाकी नौकरियों में जैसे आप प्रमोशन लेके आप 5400 ग्रेड पे आ जाओगे, देन आपकी असली इज्जत स्टार्ट होती है, बाकी आप एज ए एलडीसी ही वर्क करते हो, कोई ज़्यादा डिफरेंस, थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 चलता है, बाकी मोटा मोटी आपका ऑफिसर हमेशा आपके सामने रहता है जिसको आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। यहाँ आपको किसी को रिपोर्टिंग नहीं, आप डायरेक्ट एजी ऑफिस को रिपोर्ट करते हो, जो आपके ऑफिस से 500 किलोमीटर या 300 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर होता है, वो भी डेली रिपोर्टिंग नहीं करनी होती। ये अपने आप में जो इंडिपेंडेंट जो नौकरी जिसको बोलते हैं ना, वाकई में नौकरी है जिसमें आप पूरे इंडिपेंडेंट हो, डिसीजन लेना, डिसीजन पावर जो है डे 1 से किसी को मिलता है तो वो यहाँ से मिलता है। साइनिंग अथॉरिटी की बात करें तो डे 1 से जो साइनिंग अथॉरिटी है वो इसको मिलती है। आपको मैं बात बता दूं कि ना तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, ना एक्साइज इंस्पेक्टर, और इनके नीचे आप टीए सीनियर टीए तो ले ही लो, इनमें से किसी को भी साइन करने की पावर नहीं, साइन नहीं करने पड़ते, किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करते। कुछ एक एक्सेप्शंस रहते हैं, उनकी मैं बात नहीं करूंगा, मेजर आप मान के चलिए इनको कोई भी साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, ये किसी भी कागज पे साइन नहीं करते हैं सिवाय अपनी अटेंडेंस, रजिस्टर पे साइन होते हैं, बाकी कहीं पे इनके साइन नहीं होते। जब बंदे के साइन ही नहीं हो रहे तो पावर कहाँ, ये आप खुद सोच के देखिए, जब आपके पास साइन करने की पावर नहीं है तो फिर आपके पास पावर कौन सी, कोई पावर नहीं। तो पावर वावर के चक्कर में अगर नौकरी करने आए हो तो फिर रहने देना, बहुत पछताओगे बाद में, ठीक है। साइन करने की जो पावर है वो एक इसी बंदे के पास है, ये बंदा इकलौता है एसएससी की पूरी नौकरी के अंदर जो साइनिंग पावर रखता है। इसके अलावा एक जॉब और है जो साइनिंग पावर रखता है, उसको बोलते हैं, नाम भी नहीं सुना होगा आपने, पोस्टल इंस्पेक्टर, ठीक है। ये बंदा भी अपने आप में भोकाल होता है। आज का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया, एक टाइम था जब इस बंदे के पास ये पावर होती थी कि ये लोगों को नौकरी दे सकता था, वो भी कौन सी, सरकारी नौकरी, पोस्टल इंस्पेक्टर के साइन से किसी बंदे को ये
नौकरी पे रख सकता था। आजकल वो पावर हटा ली, पर इकलौता ये बंदा था जिसके पास इतनी पावर थी। तो असली भोकाल तो ये था किसी टाइम। ठीक है, आज भी इज्जत है, बस ये है कि इसका भोकाल आपको सोशल मीडिया पे नहीं दिखेगा, इनका दिख जाएगा आपको। तो पोस्टल इंस्पेक्टर भी बहुत अच्छी नौकरी है अगर ऑफिस के अंदर इज्जत की बात की जाए, या डिसीजन मेकिंग की बात की जाए, या साइनिंग अथॉरिटी की बात की जाए। डे 1 से इसके पास पावर है। आ रही बात समझ में? बाकी लोगों को 10-10 साल, 15-15 साल लग जाते हैं प्रमोट होके आईटीओ या सुपरिटेंडेंट बनने में, देन जाके उनके पास साइनिंग अथॉरिटी। 15 साल, 20 साल, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो 25 साल भी लग। आगे बात समझ में? तो साइनिंग अथॉरिटी समझ में आ गई। ऑफिस के अंदर की पावर अलग होती है, ऑफिस के बाहर की पावर अलग होती है। ऑफिस के अंदर की इज्जत अलग होती है, ऑफिस के बाहर की इज्जत अलग होती है। तो ये आप जो सोशल मीडिया पे भोकाल देखते हो, ये बाहर वाले देखते हो, ऑफिस के अंदर वाला आपको कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और बात कर लेते हैं, देखो थोड़ी सी। अब ये तो मैंने मोटा मोटी आपको ऊपर ऊपर से बताया। अब हम बात करते हैं कि पोस्ट बाय पोस्ट हम बात करेंगे कि एक्चुअल में किस पोस्ट में आदमी को क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये अपने सामने पोस्ट है। ये कौन से ग्रेड पे की पोस्ट है, जल्दी से बताइए आप लोग, क्या दिख रहा है आपको सामने? ये 4600 ग्रेड पे वाली दिख रही है आपको? ये लेवल 7 जो है, इनको 4600 ग्रेड पे बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पोस्ट आ रही है आपकी? सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। देखिए, सीएसएस में एएसओ लगना, ये अपने आप में बहुत अच्छी नौकरी है। पर सबसे बढ़िया नौकरी ये किन के लिए है? ये नौकरी सबसे बढ़िया है या तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं, या फिर नियर बाय के रहने वाले, उन लोगों के लिए ये सबसे सबसे बेस्ट जॉब है आज के टाइम में। मैं बात करूं 2012 या 13 के आसपास की, तो उस समय सीएसएस की कट ऑफ बहुत नीचे जाया करती थी, बहुत नीचे जाती थी। लोग इसको ऑप्ट करना नहीं चाहते थे, बाकी नौकरियों में ज़्यादा अच्छा लगता था उनको। लेकिन आजकल ट्रेंड थोड़ा बदल गया, अब एएसओ लोगों की सीएसएस के अंदर ये प्रायोरिटी में ऊपर आने लगी, काफ़ी ऊपर आने लग गया। तो दिल्ली या नियर बाय के आप हैं, या आप ये सोच लो कि आपको दिल्ली में ही इस जॉब की सबसे खास बात क्या है? सीएसएस की सबसे खास बात है लाइफ टाइम दिल्ली, नो ट्रांसफर। ये जॉब कैसी है? नो ट्रांसफर, लाइफ टाइम दिल्ली रहना है। ठीक है, एक बार आप सेटल हो गए दिल्ली में, आप अपना मकान देख लीजिए, या किराए में रह रहे हैं तो देख लीजिए। बाकी जितने लोग सीएसएस में रहे हैं, लगभग सबने अपने मकान बना लिए हैं, चाहे आसपास ही बनाए हो, क्योंकि उनको पता है लाइफ टाइम यहीं रहना है, तो किराया कितने दिन दें। तो उस हिसाब से परमानेंट सेटल होने के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और बहुत सारे लोग जो सीएसएस ज्वाइन किया था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उन्होंने शादी करके भी, हस्बैंड वाइफ दोनों सेम ही जॉब में जा रहे हैं, सेम काम करने के लिए सबसे बढ़िया जॉब। हस्बैंड वाइफ दोनों सीएसएस में नौकरी कर रहे हैं, मस्त लाइफ कटेगी 60 साल तक, टेंशन नहीं। एक ही डिपार्टमेंट में आ जाओगे तो दोनों में से एक चला जाना तो भी काम चल जाए शायद। लेकिन अब क्या लग गया है? अब बायोमेट्रिक लग गया है। ठीक है, अब वो वाला काम नहीं चलेगा, अब दोनों को ही आना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे को साथ लेके ही आओ। चलिए, सेकंड बात कर लेते हैं, एएसओ इन आईबी। देखिए, अब ये नाम बहुत बड़ा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये नाम देखते ही लोगों के है ना ऐसे कमर छोटी बड़ी होने लग जाती है, पैंट या तो गिर रही होती है या टाइट हो जाती है। आईबी नाम ही ऐसा है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि आईबी के अंदर जो आप एएसओ बन रहे हो, तो भैया आप आईबी वाला कुछ नहीं करने वाले, पहले बता देता हूं। जो फिल्मों में सीआईडी वीआईडी जो आपने देख रखे हैं, या सीरियल वगैरह, वो भोकाल, ये वो भोकाल नहीं है। यहाँ आपकी डेस्क जॉब है, ये आपकी टेबल होगी, ये आपकी कुर्सी होगी, यहाँ फाइलें धूल खा रही होंगी, इधर आप धूल खा रहे होगे। और 10 to 5 या 10 to 6 रोज सुबह आना है, फाइलों में माथा मारना है। अफसर रोज रिपोर्ट मांगेगा, रोज लेटर लिखो, रोज ये करो वो करो। सिर्फ और सिर्फ डेस्क जॉब है, प्योरली डेस्क जॉब। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि आईबी में चले गए, आपको रिवॉल्वर वगैरह मिल जाएगी, वर्दी वगैरह मिल जाएगी, और आप बाहर जाके किसी को भी तोड़ दोगे, ये कर दोगे वो कर दोगे, तो ये फिर नौकरी नहीं है, बाद में मत पछताना, पहले बता देता हूँ। प्योरली डेस्क जॉब है। ठीक है, इससे बेटर अगर आपको आईबी में जाने का ही शौक है वास्तव में, कि आप आईबी में ही जाना चाहते हो, एक चीज तो पहले बता देता हूँ, आईबी ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थोड़े से कम करती है। जो खुफिया एजेंसीज होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत कम करती है, लेकिन स्पेशली आईबी थोड़े बहुत करती है। अगर आपने नाम सुना हो, आईबी का एक अलग सा एग्जाम होता है, ACIO सेकंड बोलते हैं,
सुना कभी नाम? ये वाली जो पोस्ट है ना, ये थोड़ी सी फील्ड जॉब और डेस्क जॉब मिक्स वाली सी है। अगर प्रॉपर आईबी में जाना है इस वाली को पकड़, वहां सीरियल में मत आइए, वहां जाइए। ये कौन कंडक्ट करवाता है? ये आईबी अपना शायद खुद करवाती है या यूपीएससी के थ्रू आता है। पैटर्न यूपीएससी जैसा ही रहता है, सब्जेक्टिव रहता है, इसके अंदर इंग्लिश आपको पैसेज वगैरह लिखना होता है, बाकी मोटा मोटी अपने जैसा पैटर्न है। तो इस पोस्ट को देखना कभी, आईबी में अगर जाना है तो फिर वो पकड़ो। ये वाली जो पोस्ट है ये काम की नहीं है, इसका सिर्फ नाम ही आईबी है, बाकी आईबी वाला कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। किसी टाइम में एसएससी की टॉप डिमांडिंग पोस्ट में से एक होती, किसी टाइम की बात कर रहा हूँ, किसी टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या होती थी, टॉप डिमांडिंग पोस्ट होती थी। दिल्ली में रेल भवन में आपको बैठना होता था, रेलवे से रिलेटेड जो काम होता है, जो फाइल्स वगैरह मूव करती है कि किधर ट्रैक बढ़ाना है, किधर इलेक्ट्रिसिटी वाला ट्रैक बढ़ाना है, कोई नई ट्रेनें खरीदनी है, बेचनी है, जो भी ये अड़ंगे होते थे, मिनिस्ट्री लेवल के जो काम होते थे वहां बैठते थे। प्लस आपको रेलवे के बहुत सारे अलाउंसेस मिलते थे, फ्री के टिकट्स वगैरह मिलते थे, साल में 2 बार जाओ, 3 बार घूमने जाओ, ये जाओ, और बहुत पर्क्स बहुत अच्छे थे। और आपकी एक अलग इज्जत, रेलवे की जो रेलवे के एम्प्लॉयज की इज्जत होती थी वो तो आपको मिलती थी, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग से जो मिल रही है वो, तो इज्जत 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 मिलके इज्जत का एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाता था। बहुत अच्छी नौकरी, उस किसी टाइम की बात कर रहा हूँ। अब क्या है कि इनके पर्क्स भी काफी कटौतियां कर दी गई है, धीरे धीरे थोड़ा प्राइवेटाइजेशन आने से सरकारी लोगों की इज्जत वैसे ही धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसमें भी थोड़ी सी इज्जत में कमी आई है। बाकी आज भी मैं कहूँ अच्छी नौकरी है। सीएसएस कोई नहीं लेके अगर सेकंड नंबर पे लेना चाहे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑप्ट कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीएसएस की जगह पहले नंबर पे इसको ले, अच्छी नौकरी आज भी है, उतना रुतबा नहीं रहा लेकिन अच्छी है। डेस्क जॉब अगर किसी को करनी है, परफेक्ट नौकरी है। डेस्क के साथ साथ आपको रेलवे का बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा, रेलवे में आप कहीं भी घूमिए आपका पास चलेगा सब जगह। ठीक है, चलते हैं आगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एएसओ। भैया असली भोकाल जो है ना, आज के टाइम की बात करें, असली भोकाल किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल। इसका इतना भोकाल क्यों हो रहा है ये बताइए। रीजन है हाईएस्ट पेइंग जॉब। सबसे ज्यादा अगर पैसे किसी नौकरी में मिल रहे हैं ना आज के टाइम में, वो किस में मिल रहे हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स में मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं भैया? इसमें दो रीजन है। देखो, पहली चीज तो आपको व्हाइट मनी मिल रही है धाप के, ठीक है, जितनी चाहिए उतनी मिल रही है। सेकंड चीज है क्या? टैक्स फ्री और मिल रहा है आपको। एक सेकंड देखिए, व्हाइट मनी मिल रही है पूरी की पूरी, और क्या मिल रही है? टैक्स फ्री। आज जैसे मैं अपनी बात करूं तो 12 महीने की सैलरी में से 1 से 1.5 महीने की सैलरी तो मेरी सरकार वापस ले लेती है टैक्स के नाम पे। डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट तो और देता हूं मैं। यानी 10 या 10.5 महीने की सैलरी ही मिलती है नॉर्मल आदमी को जो टैक्स चुकाता है, और यहाँ पे क्या है? कंप्लीट की कंप्लीट टैक्स फ्री। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? तो भैया एक्सटर्नल अफेयर्स में क्या है, सैलरी तो वही मिलती है जो हमारे को मिल रही है, बस एक्स्ट्रा इनको क्या मिल जाता है? इनको अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलते हैं। जिस दूसरे कंट्री में ये लोग गए हैं वहाँ के अलाउंसेस लगभग बता रहा हूँ मैं, 2000 से 3000 अमेरिकी डॉलर। ठीक है, इंटू 80 मिनिमम कर लेना, कितना हो गया आपको समझ में आ जाएगा। यानी महीने के 2-2.5 लाख रुपए इनको हमसे एक्स्ट्रा मिलते हैं, और महीने के 2-2.5 लाख है वो 3 साल के, आप सोच लीजिए कितना हो जाता है। मेरे काफ़ी दोस्त एक्सटर्नल अफेयर में लगे हुए हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, कभी किसी कंट्री में कभी किसी कंट्री में चेंज होता रहता है। 3 साल किसी जगह चले गए, हार्ड स्टेशन है तो 2 साल में वापस ले आते हैं, 1 साल दिल्ली रहिए या 2 साल दिल्ली रहिए, देन अगेन वापस घूम लीजिए। अब देखिए इसके अंदर पंगा क्या है, नाम बहुत अच्छा है, आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है, सैलरी वाइज भी बहुत बढ़िया मिलेगा, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन दिक्कत है क्या? घर से दूर, ठीक है। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग, में तगड़ी कंट्री बताता हूँ, यूरोप की किसी कंट्री ले लीजिए, मान लीजिए आपको पोलैंड में पोस्टिंग हो गया, ठीक है, मजा आ गया आपको, बढ़िया मजे। लेकिन पोलैंड चले गए तो ये नहीं कि हर 3 महीने घर आ गए, टिकट का खर्चा देख लेना, सरकार आपको 2 साल में एक बार ही खर्चा देगी आने जाने का, बाकी उससे ज्यादा अगर आप आ रहे हो अपने पैसे। तो
3 साल में आदमी जनरली एक ही बार आता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 3 साल में आते ही नहीं है, नहीं रहते हैं कि 3 साल बाद ही बोरिया बिस्तर उठा के आएंगे। तो जो बाहर सरवाइव कर सकता है, नए नए देश देखना, देखो अलग चीज होता है, नए नए देश में रहना अलग चीज होती है। घूमने जाना, आज अगर आपको स्विट्जरलैंड या फ्रांस घूमने के लिए बोले 10 दिन के लिए, हर बंदा राजी राजी चला जाएगा। लेकिन जैसे ही कह दें आपको 3 साल वहां काम करना है, तो हो सकता है कुछ लोग मना कर दे। बाकी जिस तरीके से बेरोजगारी अपने, कोई मना नहीं करने वाला, सब राजी बैठे हैं, कोई भेजे तो सही। लोग तो पैसे सामने से लगा लगा के डंकी के थ्रू जा रहे हैं। फ्रांस तो कौन ही छोड़ेगा, पर एक एग्जाम्पल दिया है। तो हमेशा फ्रांस, हॉलैंड, पोलैंड नहीं मिलता है। कभी कभार नंबर अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, युगांडा हो गया, ऐसी जगह भी नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा घबराहट भी होती है, हर बंदे के बस की बात नहीं है। आपको युगांडा पटक दिया, पता लगा 3 साल बाद आप तो आए ही नहीं, कि बस नाम रह गया, बंदा मिला ही नहीं युगांडा में, तो ऐसा भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, सेफ्टी और सब मिलता है, कहने की बात है ये तो। लेकिन कुछ हार्ड स्टेशंस, वाकई में कुछ हार्ड स्टेशंस हैं, तो वो भी आपको। लेकिन आज के टाइम में अगर बात करें, इंडियंस को क्या चाहिए? टॉप पैसा मिलना चाहिए भैया, कहीं भी जाने को तैयार है, तब तो ये बेस्ट जॉब उस आदमी, पूरी सेफ्टी रहती है, सब कुछ रहती है। क्या चाहिए? देखो, एमईए के अंदर मान लो आपकी शादी हो गई, पहली बात तो आपकी शादी कैसे भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, युगांडा उगांडा हुए तो कोई ज़बरदस्ती पकड़ के भी शादी करा सकता है। ठीक है, फ्रांस वगैरह में हुए तो आप वहाँ की नेशनलिटी लेने के चक्कर में हो सकता है फ्रांस की किसी बंदी से शादी कर लो या बंदे से शादी कर लो। अगर घर वालों ने कराई है तो आप अपने फैमिली को भी अपने साथ ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपकी फैमिली में जैसे आपकी स्पाउस है, वो भी अगर वर्किंग है और आप भी अगर वर्किंग हैं, और दोनों में से कोई भी नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। पता लगा आप रह रहे हो पोलैंड और बंदी आपकी रह रही है महाराष्ट्र, और साल में 1 महीने की छुट्टी आप आ पा रहे हो, बाकी 9-11 महीने आप फिर फोन पे ही बात करो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। EFHQ ESO, देखिए ये एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स बोलते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टाइप ही ले लीजिए। तो ये जो ASO हैं ये अदर मिनिस्ट्रीज में भी आते हैं, ये भी नॉर्मल आपका, ये थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं टाइमिंग को लेके। इनका क्या रहता है, थोड़ा सा डंगा, टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि 9 to 6 है, मतलब 9 to 6 ही है। 9:30 भी आप नहीं कर सकते, 5:30 भी आप नहीं कर सकते। प्रॉपर एक रोबोटिक लाइफ के मजे लेने हैं, इस हिसाब से ये बढ़िया है। घर जाने के बाद कोई टेंशन नहीं, जो टेंशन है ऑफिस में आप निपटा के निकलोगे। चलिए, इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन है, इसी तरीके से अदर मिनिस्ट्रीज हैं। तो ये ASO भी मोटा मोटी CSS मान लीजिए, या रेलवे जैसे इंडिपेंडेंट है, उसी तरीके से एनर्जी डिपार्टमेंट हो गया, या फिशरीज वाटर डिपार्टमेंट हो गया, फिशरीज डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे, उनके अंदर आप ASO लगते हो, सेम पर्क्स आप एंजॉय करते हो। जो यहाँ पे इनके नाम थोड़े से ज़्यादा चलते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं। यहाँ आपको जब मिनिस्ट्रीज मिलती है उसके बाद पता चलता है कि हाँ ये वाली मिनिस्ट्री मिल गई। तो इनमें तो ट्रांसफर होता ही नहीं है, देखो इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, और इसमें ट्रांसफर नहीं। ये 3 तो ऐसे हो गए हैं जिनमें कहीं ट्रांसफर। इनमें कई बार आप दिल्ली की जगह स्टेट्स के ऑफिसेस, यानी कि जो इनके हेडक्वार्टर तो सबके जैसे दिल्ली हो गए, कुछ इनके लोकल ऑफिसेस होते हैं अदर अदर स्टेट्स में, वहां भी कई बार आप चाहो तो आपका ट्रांसफर इनमें आप करवा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये 2 भोकाल हैं अपने सामने, CBDT और CBIC। CBDT का मतलब हमारा इनकम टैक्स हो गया, इसका मतलब हमारा GST डिपार्टमेंट हो गया। तो यहाँ पे जो इंस्पेक्टर्स हैं, देखिए ये ग्रुप C यहाँ लिखा दिख रहा होगा, अब ये चेंज हो गया, हमारा क्या हो गया है, ग्रुप C हो गया। अब आप लोग कहोगे सर ये तो तगड़ा हो गया। अभी मार्केट में मैंने बहुत सारी न्यूज़ देखी, लोग फालतू फालतू बातें करते हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप C से ग्रुप B हो गया है तो तनख्वाह बढ़ जाएगी। भैया तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, मोटे बात करूं, तनख्वाह कम हो रही है। अब आप कहोगे कैसे, ग्रुप C से कोई ग्रुप B में पोस्ट आ रही है, तनख्वाह कम कैसे हो जाएगी? तो बता देता हूं, देखो कैसे कम होती है, समझो इस चीज को। देखिए इधर कि ग्रुप B के क्या मतलब हैं और ग्रुप C के क्या मतलब हैं। देखिए अभी तक मैं कह रहा था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कहाँ था, ग्रुप C में था। तो देखिए C से जैसे ये B में शिफ्ट हुआ है, तो सैलरी वाइज 2 बड़े नुकसान है। पहला नुकसान बता देता हूँ, पहली चीज है कि आपको जो ईयरली बोनस मिलता था, हर
डी और डी ग्रुप वालों को सालाना एक बोनस मिलता है सरकार की तरफ से, वो बोनस यहाँ पे आपको पहली चीज, ये एक बड़ी इशू है। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, सरकार बहुत ज़्यादा नहीं देती थी, 6908 रुपीज़ दिवाली बोनस, इतने ही रुपए मिलते थे, लेकिन इतने रुपए का नुकसान तो कंफर्म हो गया यहाँ पे। और दूसरी बात, सैलरी बढ़ने वाली बात है, तो सैलरी यहाँ पे सेम रहने वाली है, ठीक है। सैलरी वाइज यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क किस में पड़ता है, ग्रुप सी से ग्रुप बी में आने में सिर्फ एक ही चीज में फर्क पड़ता है, और वो होता है आरआर रूल्स, ठीक है। आरआर का मतलब होता है रिक्रूटमेंट रूल्स, यानी आपके क्या लग जाएंगे, अब न्यू आरआर लग जाएंगे। न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या है, इसके अंदर बस रेशियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पहले अगर मैं बात करूं इंस्पेक्टर की, तो डायरेक्ट और प्रमोटी का जो रेशियो होता था, डायरेक्ट 1 आता था, प्रमोटी 2 आते थे। इसको अब नए इसमें आने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1:1 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये 1:2 से 1:1 हो जाएगा, इतना ही फर्क पड़ना है। इससे आपकी ज़िंदगी पे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट आएगा तो आएगा, आपको तो नहीं फर्क पड़ना। क्लियर होगी चीज़। डायरेक्ट और प्रमोटी के जो रेशियो हैं कोई फर्क होते हैं, बाकी और कोई सैलरी वाइज सेम रहने वाली है, बोनस और कम मिलेगा। मोटा मोटी कोई खास फायदा हुआ नहीं इस चीज़ से, बस माहौल बनाने वाली बात है, तो कोई माहौल नहीं है। चलिए, तो अपने कहाँ पे थे, इन दोनों मैंने बता दिया। देखिए, पहली बात, ट्रांसफर नहीं है, एक बार जिस स्टेट में मिल गया उसी स्टेट में रहेगा। ऑफिस की अगर हम बात करें तो आप एज ए एलडीसी से जैसा ही काम करते हैं वही लेटर ड्राफ्टिंग का काम है, वही अप्रूवल लेना है, साइन करवाना और करवाना है। डिटेल में इनके बारे में कि जो भोकाल आप देखते हो, रेड मारने जाते हैं, ये करने जाते हैं, वो करने जाते हैं, उस पर कभी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। और मोटा मोटी ये मान लीजिए, ये भी एक तरीके से कैसी जॉब है, अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये मिक्स टाइप की जॉब है। कैसी है, मिक्स, इसमें डेस्क वाला काम भी रहेगा आपका और फील्ड वाला काम भी रहेगा, इसके हिसाब से ये मिक्स। बस इस नौकरियों का मजा ये है कि आप किसी भी स्टेट में अगर नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी साथ जो आपके करने वाले होंगे, इनके ऑफिस ठीक ठाक बड़े होते हैं, 30 40 50 60 80 100 150 इस तरीके से एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो आपके आसपास के एम्प्लॉयज़ आपको खूब सारे मिल जाते हैं। तो आपको, अगर आप साउथ में भी अगर काम कर रहे हो और इनमें से किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आपको ऐसे अकेलेपन वाली फील नहीं आएगी, आपके ऑफिस में आपके एरिया के काफ़ी लोग मिल जाए। नॉर्थ के बहुत लोग हैं जो साउथ में काम कर रहे हैं, दोनों डिपार्टमेंट, ठीक है। और सिटीज़ हमेशा ऐसे मान लीजिए एक्स और वाई कैटेगरीज की सिटीज़ ही रहती है, जेड कैटेगरीज की बहुत कम है जहाँ इनके ऑफिस। क्लियर, चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए, एक चीज़ की और बात करते, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, ईडी की बात करें, देखिए ऐसे तो क्लास हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे ऐसे लगता है। हम क्या करें, इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हैं, 1 बाय 1 पोस्ट की बात करते हुए चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने किस चीज़ के ऊपर बात करी, ये बताइए। एक बार हल्का सा रिकैप दे दें आपको। हमने बात करी सबसे पहले इज्जत की। इज्जत पे बहुत सारी बातें करी अपन ने। इज्जत को बाइफरकेट किया था कि ऑफिस में इज्जत, ऑफिस के अंदर और ऑफिस के बाहर, ये दोनों बात कर ली। ऑफिस के अंदर देखिए लगभग सारे आपके समकक्ष हैं, या आपसे सीनियर है या आपसे जूनियर है, यहाँ फैक्टर अलग होता है। ऑफिस के बाहर की अगर हम बात करें, तो ये जो सोशल रेस्पेक्ट जो होती है, ये वो हर सरकारी नौकरी वाले की है, कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। मन का वहम होता है, ये स्टार्टिंग के इनिशियल 2-3 साल का वहम होता है, उसके बाद ये वहम वैसे ही खत्म हो जाता है। जब आप 2 से 3 साल नौकरी कर लोगे कहीं पे, उसके बाद ये मैटर आपके लिए इतना करेगा नहीं, ये वाला मैटर नहीं करेगा, फिर ये वाला जरूर मैटर करेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। देखिए, हमने सैलरी वाइज बात की, तो देखिए जो 4600 वाली पे ग्रेड वाली सैलरी है, वो ज़्यादा रहती है किसके मुकाबले, 4200 या 2400 और 2800। तो हाईएस्ट अगर सैलरी की बात करें तो ऐसे सैलरी हमारी बढ़ते हुए क्रम में रहती है, ठीक है। तो सैलरी वाइज अगर बात करें तो पहली प्रायोरिटी हमारी 4600 वाली रहनी चाहिए, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर। और जो सबसे बड़ी बात हमने करी है, वो हमने ये बात करी है कि आपको आपकी नौकरी कहाँ लेनी है, या तो आपके होम स्टेट में हो या नियर बाय स्टेट, ठीक है। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं हो पा रही हैं,
तो फिर आप भगवान भरोसे हो, जहाँ मिले वहाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पहली नौकरी है, जहाँ लग जाए बड़ी। मोटा मोटी आज हमने इतना ही डिसाइड किया है। और दूसरा 2-3 बातें हमने की थी कि भैया यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव ऑफिसर को ही पहननी होती है, बाकी किसी को नहीं पहननी होती। दूसरी अगर हम बात करें डेस्क जॉब की, अगर हम बात करें तो CSS परफेक्ट है डेस्क जॉब के लिए। IB वाला भी डेस्क जॉब है, लेकिन उसमें माथाफोड़ी बहुत है, तो IB से बेटर है कि आप CSS ट्राई मारें। और रेलवे की हमने बात करी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो ASO है वो भी बहुत अच्छी नौकरी है डेस्क जॉब के हिसाब से। और फील्ड के हिसाब से अगर हम देखें जिसमें मिक्स कल्चर है, तो मिक्स कल्चर हमारा किस किस में आ गया? मिक्स कल्चर हमारा आ गया CBDT और CBIC, यानी एक्साइज और इनकम टैक्स, दोनों में फील्ड और डेस्क का एक अच्छा है। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। देखो आजकल नया ट्रेंड चल रहा है कि नारकोटिक्स, ये लोगों को नाम क्या है, बहुत ही नशे करवा देता है, नाम में ही नशा आ जाता है ऐसा। चलिए नारकोटिक्स देखिए अभी आजकल थोड़ा ट्रेंड में ज़्यादा चल गया है। पिछले इन 4-5 सालों में हम बहुत खबरें भी पढ़ने लग गए हैं, बहुत सारी चीज़ें होने लग गई है, जगह जगह ड्रग्स पकड़ी जा रही है। भैया ये नाम थोड़ा आजकल खतरनाक होता जा रहा है इंडिया के हिसाब से। तो नारकोटिक्स में देखो बहुत सारे मिथ है, आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। नारकोटिक्स में मेनली अपने सामने 2 डिपार्टमेंट हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट है देखिए, एक तो है CBN, इसका नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। एक होता है NCB, ये होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। दोनों में क्या फर्क है इधर देखिए एक बार, एक है CBN और एक है NCB, दोनों में क्या फर्क है अपन बात कर लेते हैं। देखिए जो हमारा CBN है ना, ये जो CBN है ये हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। किसमें आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। और जो NCB है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। दोनों में फर्क दिख रहा है? यहाँ पे हमारे निर्मला मैडम है और यहाँ पे अमित शाह जी हैं, फर्क समझ लो। अब निर्मला मैडम है तो आपसे वो क्या करवाएंगे? रेवेन्यू का ही काम होगा। तो यहाँ जो मोटा काम है वो किस चीज का है? रेवेन्यू से रिलेटेड। भैया नारकोटिक्स उगाने से रिलेटेड आप क्या दीजिए? लाइसेंस दीजिए, पहली चीज। फिर उस क्रॉप को खरीदिए, ठीक है, और फिर उसको सेल कीजिए और इसमें जो भी पैसा आ रहा है वो देखिए। और दूसरा मॉनिटर कीजिए। किसको मॉनिटर करना है? क्रॉप को मॉनिटर। कि क्रॉप लीगली सब जगह, जो मेनली जो नारकोटिक्स से रिलेटेड, जैसे अफीम की हम बात करते हैं तो अफीम के जो लाइसेंस दिए जाते हैं वो इस डिपार्टमेंट के थ्रू, अफीम खरीदना बेचना इस डिपार्टमेंट के थ्रू, अफीम की जो फसल होती है वो कितनी एरिया में कितनी उगी है, किस किसान ने कितनी उगा रखी है, लाइसेंस के हिसाब से है या नहीं है, और जो भी है वो मॉनिटरिंग भी इसका काम है। तो ये तो किसके अंडर आ गई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे आपको बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है बताइए? यहाँ आपको लगाया जाता है वेक्टर, ठीक है, किसमें? CBN के अंदर। अब आ जाते हैं NCB की बात कर लेते हैं। ये जो NCB है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यहाँ पे वर्ड आ गया है भैया कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है ये जितने भी आप खबरें पढ़ते हो ना कि फलानी जगह रेड पड़ दी, शाहरुख खान के लड़के को भी उठा लिया, इस तरीके की जो बातें आती, ये सारी जो न्यूज आती है, ये रेड वेड मारने वाला जो काम है वो काम किसका है? NCB का है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ये सारे जो भी नारकोटिक्स से रिलेटेड मार्केट के अंदर जो फर्जीवाड़े से सेल या परचेज चल रही है, ड्रग्स वगैरह की जो इलीगल ट्रेडिंग होती है, वो सारी चीज़ों को रेड करना, कंट्रोल करना, ये सारे काम इन, ठीक है। तो इनका काम तो मेनली ऑफिस में बैठ के लाइसेंस रीइश्यू करना या कभी कभार जाके क्रॉप्स वगैरह देख के आ जाना। इनकी जो पोस्टिंग होती है वो मेनली 3 ही स्टेट में है, राजस्थान, यूपी और MP। ये 3 ही स्टेट के अंदर हमारी अफीम उगाई जाती है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के आसपास है, और MP में बात करें तो नीमच हो गया, और यूपी का जो इधर वाला एरिया टच होता है। 3 ही जगह फैक्ट्री है, 3 ही जगह उगाई जाती है, बस इतना सा एरिया है। तो इनके ऑफिस लिमिटेड बस 3 ही स्टेट के अंदर, बाकी जगह ऑफिस ही नहीं है इनका।
लेकिन इसकी एनसीबी की अगर बात करें, इनके ऑफिस जो हैं वो कहाँ है, ये ऑल इंडिया लेवल पे ऑफिस है, सब जगह मिल जाएंगे, जोनल ऑफिस हैं दुनिया भर के। ठीक है, तो कभी भी कोई रेड पड़ती है कि सुनने में आता है कि फलानी जगह से नारकोटिक्स वाले आए थे, चक्के ले गए, वो ये वाले नारकोटिक्स वाले होते हैं। और ये नारकोटिक्स वाले बेचारे ये अलग है। ठीक है, इनको और इनको मिक्स मत करना, इनका रोल अलग है, इनका रोल अलग है। अब बात कर लेते हैं इन नौकरियों में। अब कुछ लोग होते हैं जिनको बाय डिफॉल्ट उनके अंदर सोल्जर वाली फीलिंग रहती है, मेरे को तो कुछ आर्मी में तो लगा नहीं, लेकिन मेरे को सिविल के अंदर सोल्जर बनना है। तो भैया बनो यहाँ पे सोल्जर। एनसीबी आपको वर्दी भी देगी, हथियार भी देगी, ट्रेनिंग भी देगी, सब कुछ करवाएगी आपसे। लेकिन पंगे क्या है, गोली सिर्फ आप नहीं चलाओगे, सामने वाला भी चलाएगा। ठीक है, और सामने वाले के पास हथियार आपसे अच्छे होंगे, गाड़ियां भी आपसे अच्छी होंगी, सब आदमी भी आपसे ज़्यादा होंगे। तो भैया जिसको अपनी लाइफ थोड़ी एडवेंचर करना है, भयंकर वाला एडवेंचर, वो ये नौकरी, जिसको ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना है, नॉर्मल रहना है, वो इन दोनों से ही दूर रहे। मैं क्योंकि ये दोनों ही नौकरियां एक मतलब इनके साइड इफेक्ट्स हैं बिल्कुल। ये नौकरियां ऐसी है, नो डाउट आप एक अलग लेवल पे खेलोगे, एक अलग एडवेंचर होगा आपकी लाइफ में, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत रहेंगे। वो साइड इफेक्ट्स आपको कोई नहीं बताता है, वो आपको खुद ही समझ में आएंगे जब आप बड़े होते हैं, तब पता चलता। एसएससी से, दोनों एसएससी से हो रहे हैं, आपको दिखा नहीं क्या अभी तक? चलो देखो, अभी दिखाते हैं आपको, एक सेकंड देखिए। ये दिख रहा है सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। सेंट्रल ब्यूरो में क्या बताया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। देखो, तो ये जो नौकरी है ये कहाँ कहाँ मिलेगी आपको, राजस्थान, यूपी और एमपी, तीनों का भी बॉर्डर एरिया ही है। वो ऐसे नहीं कि पूरे राजस्थान में, सिर्फ वो बॉर्डर एरिया उतना सही है जहाँ पे अफीम की खेती होती है, ये उसी जगह की नौकरी। और थोड़ा सा अगर अपन नीचे चले, ये देखिए, ये कंट्रोल वाली नौकरी है, दिख रहा है कंट्रोल, ये किसके अंडर है, होम ऑफिस। ये आपको सब इंस्पेक्टर लगाता है, वो आपको इंस्पेक्टर भी लगाता है, यहाँ देखिए इंस्पेक्टर लगाया हुआ है। सीबीएन में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दोनों वो नौकरियां हैं। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल में आपको सिर्फ सब इंस्पेक्टर या जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भी ये लगाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, और इसके अंदर दोनों है, सब इंस्पेक्टर भी है, इंस्पेक्टर भी। क्लियर हो गई बात? ये वाली नौकरी फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा एडवेंचर नहीं है, करी जा सकती है। इसके लिए स्पेशली ध्यान रखना, ये उसी तरीके से है जैसे सीबीआई में सब इंस्पेक्टर है। सीबीआई सब इंस्पेक्टर भी यहाँ कहीं दिख जाएगा आपको, 13 नंबर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे ये सब इंस्पेक्टर है वैसे ये सब इंस्पेक्टर है, और इन दोनों नौकरियों में थोड़ा क्या रहेगा आपके लिए, एडवेंचर रहने वाला है। तो सिर्फ जिनको ऐसे नहीं कि मेरे को 2 साल ही एडवेंचर करना था, अब नहीं करना है, यहाँ जिंदगी भर एडवेंचर चलेगा, ध्यान रखना। वो एडवेंचर कभी ख़त्म नहीं होगा, आप चाहोगे तो भी ख़त्म नहीं होगा। मान लो आपने जवानी के टाइम में कुछ लोगों से पंगे ले तो लिए, अब बुढ़ापे में आप कह रहे हो भैया मैं तो नहीं करने चाहता पंगे, लेकिन वो करेंगे फिर। यहाँ यूनिफॉर्म रहती है, ये नौकरी बेल्ट वाली सी नौकरी है, जैसे दिल्ली पुलिस की हो गई उस तरीके से ये बेल्ट वाली नौकरी। सीबीआई में यूनिफॉर्म का पंगा नहीं है, ये इकलौती नौकरी है जहाँ आपको बेल्ट, रिवॉल्वर सब मिलेगा। ड्रग इंस्पेक्टर ये नहीं होता, ड्रग इंस्पेक्टर का मतलब होता है डॉक्टर। ठीक है, वो दवाइयों का जांच करता है, वो अफीम की जांच नहीं करता बैठ के। ये पता लगा एमडी की जांच करवा रहे हो ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर्स को बोला जाता है, डॉक्टर्स वाली लाइन में एक पोस्ट होती है जो हर जिला लेवल पे होती है, जो दवाइयाँ वगैरह चेक करता रहता है कि दवाइयाँ नकली तो नहीं चल रही है या एक्सपायर्ड दवाइयाँ तो नहीं चल रही है। ये उससे रिलेटेड नौकरी, वो अलग चीज़ है, ये सिर्फ नार्कोटिक्स से रिलेटेड। क्लियर हो गया? तो आज इतनी बातें करते हैं, बाकी और मैं डिटेल लाऊंगा, अलग अलग पोस्ट के बारे में अलग अलग बातें करेंगे हम जैसे जैसे टाइम मिलेगा। तो मार्केट की जो मिथ्स हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। आप नॉर्मल एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहे हैं, जैसे स्कूल में मास्टर लगते हैं वैसे ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एक तरीके से अपनी पोस्ट है। तो आप बाय रूल्स ही चलेंगे हमेशा, रूल्स की बहुत बड़ी किताबें हैं आपके ऊपर ऑफिसर्स बैठे हैं आपसे भी बड़े बड़े। तो ऐसे ज़्यादा भोकाल के चक्कर में मत आना, ये नहीं कि फर्स्ट डे नौकरी लगी और जाके मार्केट में किसी को धमका रहे हो कि अब तो मैं ये या वो बन गया, ऐसा नहीं होना है। चलिए, थैंक यू सो मच।